नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नरेंद्र मोदी सरकार में आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद खत्म होने के कगार पर। भारत ने पाकिस्तान का सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देना क्षेत्र में शांति के लिए सबसे बड़ी बाधा बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, सरकार सुगम्य भारत अभियान के माध्यम से दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने और उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। लंदन के हिथ्रो हवाई अड्डे पर आग और बिजली बंद होने के बाद ठप उड़ानों का संचालन फिर से शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, विमानन क्षेत्र की दिग्गज कंपनी बोइंग अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाएगी। और आईपीएल का 18वां संस्करण आज से शुरू। उद्घाटन मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। गृह मंत्री अमित शाह ने दोहराया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। गृह मंत्रालय के कामकाज पर राज्यसभा में चर्चा का उत्तर देते हुए उन्होंने ये बात कही। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति प्रधानमंत्री की है। मोदी जी के आने के बाद उरी और पुलवामा में हमला हुआ। 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर जवाब दिया। गृहमंत्री ने कहा कि देश ने अतीत में जम्मू कश्मीर के आतंकवाद, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर में उग्रवाद की 3 बड़ी चुनौतियों का सामना किया है, जिसने राष्ट्र की प्रगति तथा विकास को बाधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने इन सभी चुनौतियों का कड़ाई से सामना किया है। गृहमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार के कार्यकाल में आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद खत्म होने की कगार पर है। श्री शाह ने जोर देते हुए कहा कि अगले वर्ष मार्च तक भारत में नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। मैं जो बोल रहा हूं, इसके पीछे नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल का परिश्रम। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान का सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देना और प्रायोजित करना क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी बाधा है। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया को स्पष्ट रूप से पता है कि वास्तविक मुद्दा पाकिस्तान का सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देना और प्रायोजित करना है। श्री जायसवाल ने कहा कि यूक्रेन रूस संघर्ष पर भारत का रुख सर्वविदित है। भारत ने संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए सदैव दोनों पक्षों और अन्य प्रमुख हितधारकों के बीच संवाद और कूटनीति का समर्थन किया है। The world clearly knows that the real issue is Pakistan's active promotion and sponsorship of cross-border terrorism. In fact, this is the biggest roadblock to peace and security in the region. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वंचित वर्गों के प्रति संवेदनशीलता देश या समाज की प्रतिष्ठा निर्धारित करती है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित पर्पल फेस्ट में कल शाम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि करुणा, समावेशिता तथा सौहार्द भारतीय संस्कृति और सभ्यता के मूल्य रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय, समानता और व्यक्ति की गरिमा पर बल दिया गया है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि सरकार सुगम्य भारत अभियान के जरिए दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण और समान भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास कर रही है। ये उत्सव दिव्यांग लोगों के लिए अपने कौशल और प्रतिभा का प्रदर्शन करने का एक अवसर है। मैं दिव्यांग भाई बहनों से जो भी मिलती हूँ, उनके हौसलों और सकारात्मक दृष्टिकोण को देखकर मुझे ऊर्जा प्रेरणा करती है। दिव्यांग कलाकारों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों का प्रदर्शन भी किया गया है। ये कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण विभाग ने आयोजित किया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने पर्पल फेस्ट के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। मीडिया से बातचीत में श्री कुमार ने कहा कि वर्ष 2016 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के लागू होने से दिव्यांगजनों की सुगमता, विश्वास और आत्मविश्वास में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 जो पारित किया, उसमें जहां दिव्यांगजनों के लिए जो दिव्यांगता की 7 श्रेणियां थी, उनको बढ़ाकर 21 किया गया था। सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% किया गया और स्कूलों में भी आरक्षण 3% से बढ़ाकर 5% किया गया था। सुगम्य भारत अभियान को भी आगे बढ़ाया गया।
चौथी भारत यूरोपीय संघ समुद्री सुरक्षा वार्ता कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के संयुक्त सचिव मुआनपुई सेयावी ने किया। यूरोपीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व यूरोपीय विदेश कार्रवाई सेवा के सुरक्षा और रक्षा नीति निदेशक मैसेज स्टेट जैक ने किया। दोनों पक्षों ने समावेशी विकास और वैश्विक कल्याण के लिए अनुकूल सुरक्षित समुद्री वातावरण बनाए रखने के तरीकों पर विचार विमर्श किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ब्रिटेन के हिथरो हवाई अड्डे से उड़ानें फिर शुरू कर दी गई हैं। हवाई अड्डे के पास के बिजली घर में आग लगने से बिजली आपूर्ति 18 घंटे तक ठप रही। एक रिपोर्ट। आग के कारण कई उड़ानें रद्द की गई और कई उड़ानों के मार्ग बदलने पड़े। इससे यूरोप के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट पर करीब 2 लाख यात्री फंस गए। हीथ्रो हवाई अड्डे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थॉमस वॉल्डबाई ने कहा कि आज से विमानों का संचालन पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। महानगर पुलिस के आतंकरोधी अधिकारी आग लगने के कारणों की जांच कर रहे हैं। हीथ्रो नियमित रूप से विश्व के 5 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में शामिल रहा है। यहाँ से विश्व के 90 देशों और क्षेत्रों के 200 से अधिक हवाई अड्डों के लिए उड़ानें संचालित की जाती हैं। समाचार कक्ष से वैष्णवी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि दिग्गज विमानन कंपनी बोइंग अमेरिकी वायुसेना के लिए अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-47 बनाएगी। ओवल ऑफिस में कल रात रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने संवाददाताओं से बातचीत में ये जानकारी दी। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये F-47 सबसे आधुनिक, सक्षम और घातक होंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका कुछ सहयोगियों को इससे कुछ कम गुणवत्ता वाले F-47 विमान बेचेगा। इस घोषणा को बोइंग की मुख्य प्रतिस्पर्धी और F-35 तथा F-22 जैसे रैप्टर लड़ाकू विमान के निर्माता लॉकहीड के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ऐसा कहा गया है कि नए F-47 विमान ड्रोन के साथ हवाई अभियानों में रैप्टर का स्थान लेंगे। वहीं मीडिया की खबरों में बताया गया है कि F-47 अमेरिका के अगली पीढ़ी के हवाई प्रभुत्व NGAD प्रयासों का हिस्सा है जो F-22 का स्थान लेंगे। NGAD के तहत छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों पर बल दिया गया है जो रोबोटिक विंगमैन से लैस होंगे। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। आज विश्व जल दिवस है। ये दिन मीठे पानी के महत्व और जल संसाधनों के उचित प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दुनिया भर में जल संकट से निपटने के लिए जागरूकता बढ़ाना और कार्रवाई को प्रेरित करना है। ये उत्सव सतत विकास लक्ष्य 6 से निकटता से जुड़ा हुआ है। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक सभी के लिए पानी और स्वच्छता सुनिश्चित करना है। इस वर्ष का विषय ग्लेशियर संरक्षण है। यह वैश्विक मीठे पानी की आपूर्ति बनाए रखने में ग्लेशियर की महत्वपूर्ण भूमिका और जलवायु संरक्षण उपायों की तत्काल आवश्यकता पर बल देता है। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व जल दिवस की घोषणा वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण और विकास पर सम्मेलन में की थी। वर्तमान में लगभग 2 अरब 20 करोड़ लोग स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल से वंचित हैं। जल संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दुनिया भर में आज कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह। इस अवसर पर सरकार हरियाणा के पंचकुला में बहुप्रतीक्षित जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 शुरू करेगी। ये अभियान जल शक्ति मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा हरियाणा सरकार के सहयोग से शुरू हो रहा है। खेलों में अगर बात की जाए इंडियन प्रीमियर लीग की, तो क्रिकेट का 18वां संस्करण आज से शुरू हो रहा है। कोलकाता में आज आरंभिक मैच में मौजूदा चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच शाम 7:30 पर खेला जाएगा। एक रिपोर्ट। टूर्नामेंट में 10 टीम भाग लेंगी और 74 मैच खेले जाएंगे। प्रतियोगिता का फाइनल 25 मई को खेला जाएगा। ग्रुप ए में चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स शामिल हैं। ग्रुप बी में मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटंस, दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम शामिल हैं। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने प्रतियोगिता के लिए 4 बड़े बदलाव किए हैं। गेंदबाजों को गेंद को चमकाने के लिए लार का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा शाम के मैच में ओस से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए बाद में गेंदबाजी करने वाली टीम के पास 10वें ओवर के बाद गेंद बदलने का विकल्प भी होगा। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
बिहार के पटना में सेपक टकराव विश्व कप में भारतीय पुरुष और महिला टीमों ने कल क्वाड स्पर्धा के कांस्य पदक जीत लिए। सेमीफाइनल में पुरुष टीम को वियतनाम से 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला वर्ग के सेमीफाइनल में भारत को थाईलैंड से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। बिहार आज अपना 113वां स्थापना दिवस मना रहा है। ब्रिटिश काल के दौरान वर्ष 1912 में 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। इस दिन को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष बिहार दिवस का विषय है उन्नत भारत विकसित भारत। इस अवसर पर पूरे राज्य में बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने वाले कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्य आयोजन पटना के गांधी मैदान में होगा, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। राज्य के गौरव और उपलब्धियों का उत्सव मनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सन 2010 में बिहार दिवस की परंपरा शुरू की थी। देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कल तक गरज के साथ वर्षा होने, बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग ने देश के दक्षिण प्रायद्वीपीय हिस्सों में गरज के साथ वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा में आज गरज और तेज हवा के साथ मध्यम वर्षा होगी। ये स्थिति अगले 4 दिन के दौरान असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बनी रहेगी। तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल, लक्षद्वीप, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और भीतरी कर्नाटक में भी अगले 4 दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। इस बीच तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में, कोंकण, गोवा तथा तटीय गुजरात में आज गर्म और आर्द्र मौसम रहने की उम्मीद है। पूर्वी भारत में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज। धन्यवाद फरहत। आज सभी अखबारों ने गृहमंत्री अमित शाह के शब्द प्रकाशित किए हैं। पत्र लिखता है, अमित शाह बोले आतंक के नासुरों पर कसी नकेल। जनसत्ता की सुर्खी है, अमित शाह का विपक्ष पर जोरदार प्रहार। कहा, कश्मीर में आतंकवाद में कमी, मणिपुर में शांति जल्द लौटेगी। दैनिक भास्कर ने आज आईपीएल के शुरू होने की खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, आज से शामें क्रिकेट के नाम, आईपीएल शुरू, 10 टीमें, 65 दिन और 74 मैच। यूपी समेत 12 राज्यों में बारिश के साथ ओले गिरने के भी आसार। पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में बिजली गिरने की संभावना। अमर उजाला की खबर है। भारत में विमानन क्षेत्र का भविष्य उज्जवल। देश में यात्रियों की संख्या 2025 में 7% की मजबूत दर से बढ़ने की उम्मीद। राष्ट्रीय सहारा की खबर है। विद्युत उपकेंद्र में आग लगने से हीथ्रो हवाई अड्डे से उड़ानें प्रभावित। जनसत्ता सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। आज विश्व जल दिवस पर कई अखबारों ने अपनी विशेष खबर प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने जल संकट, वजह और भविष्य की चुनौतियों पर लेख प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका ने पृथ्वी पर कितना पानी है उसके आंकड़े दिए हैं। पत्र लिखता है, पृथ्वी पर सिर्फ 3% शुद्ध पानी। धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, नरेंद्र मोदी सरकार में आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद खत्म होने के कगार पर। भारत ने पाकिस्तान का सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देना क्षेत्र में शांति के लिए सबसे बड़ी बाधा बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, सरकार सुगम्य भारत अभियान के माध्यम से दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने और उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर आग और बिजली बंद होने के बाद ठप उड़ानों का संचालन फिर से शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, विमानन क्षेत्र की दिग्गज कंपनी बोइंग अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाएगी। और आईपीएल का 18वां संस्करण आज से शुरू। उद्घाटन मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।